Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video, we would be discussing about the topic of immunology. One of you wanted me to make a video on the different topic sections of immunology. So here it is. In today's video, we would be discussing mainly about the innate immunity, but in the further videos, we would be discussing about the adaptive immunity too. सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इम्यूनोलॉजी। सो इम्यूनोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑल द इम्यून रिस्पॉन्सेज जो भी हमारी बॉडी करती है इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर पैथोजेंस और फॉरेन एलिमेंट्स। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है जिसे इम्यूनिटी बोला जाता है। अब इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी है जिसे हम हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, यानी इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस बाय पैथोजेंस और एनी अदर फॉरेन एलिमेंट। अब इम्यूनिटी जो होती है ये दो टाइप की होती है, ये बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आपको बता रही हूँ। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक जिसे बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी यानी बाय बर्थ जो इम्यूनिटी होती है, और दूसरी होती है जिसे बोला जाता है एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी तो इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ है, पहले से ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगी, और इसमें एक चीज होती है कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी इट इज नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पैथोजन। तो ये हर टाइप के पैथोजन से डील करने में हेल्प करती है। जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये जब बनती है हमारी बॉडी में जब कोई पर्टिकुलर फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो अगर वो एंटर कर गया है तो हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ कुछ रिस्पॉन्स शो करेगी। वो रिस्पॉन्स जो है कब आया? जब अडेप्ट हो गई हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर पैथोजन के, यानी उसने एक्वायर किया है ये स्किल, पहले से उसके पास नहीं था, तो उसी को हम अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में, तो इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, पहले से ही, बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज नॉन स्पेसिफिक, it is not specific to a particular pathogen, so it targets all types of pathogens or foreign elements. नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई भी टाइप का डिफेंस नहीं होता, सबसे पहले यही डिफेंस आता है, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, इनेट इम्यूनिटी की कोई मेमोरी नहीं होती। अब इसमें मेमोरी किस लिए नहीं होती? क्योंकि पहले से ही पैथोजन जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई है वो इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में पहले से वो पैथोजन नहीं प्रेजेंट था, तो अगर वो प्रेजेंट ही नहीं था तो उसकी मेमोरी कैसे होगी? ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होती है। इसके सब पॉइंट्स ऑपोजिट होते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी में। अभी हम अडेप्टिव डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम इनेट पे फोकस करते हैं। चलो तो आगे देखते हैं। अब हमें कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी एक्वायर्ड इनेट इम्यूनिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इनेट इम्यूनिटी में रिक्वायर्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स होते हैं, अब ये बाय बर्थ प्रेजेंट है। फिजिकल बैरियर्स में क्या आते हैं उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। तो फिजिकल बैरियर्स में स्किन आती है, स्वेट आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। तो इसको मैं आपको ब्रीफली एक बार समझा देती हूँ, आप सुनना सारी बात जो भी मैं आपको बोलूंगी। तो जैसे कि फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है कि कोई फिजिकल कोई चीज है जो रुकावट है, जो पैथोजन को या फॉरेन एलिमेंट को बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने दे रही है। तो इस फिजिकल बैरियर में स्किन सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, क्योंकि स्किन ही है जिसके थ्रू फॉरेन एलिमेंट बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। अब स्किन जो है बैरियर प्रोवाइड कर देती है जिसकी वजह से पैथोजन अंदर एंटर नहीं कर पाते। बट क्या होता है, कभी कभी अगर स्किन किसी एरिया से
इंजर्ड हो गई है, तो उस इंजरी की वजह से उस लोकेशन से पैथोजेंस इजीली अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्किन में कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। आपको पता होगा सिबेशियस ग्लैंड्स के बारे में। सिबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स, ऐसी ग्रंथियां जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं, वो करती क्या है कि सीबम सिक्रीट करती हैं या ऑयल सिक्रीट करती हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स आर बेसिकली ऑयल ग्लैंड्स। तो ऐसे ग्लैंड्स जो स्किन में प्रेजेंट हैं और ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं। अब ये जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, इनका पीएच जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। एक तो स्वेट का पीएच एसिडिक होता है, और दूसरा ये जो भी ऑयल ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीट करेंगे या सीबम सिक्रीट करेंगे वो भी एसिडिक होता है। अब ये एसिडिक पीएच जो स्वेट और सिबेशियस सिक्रीशंस का है, ये भी एक टाइप का फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है, क्योंकि पीएच लो है तो बहुत सारे एंजाइम्स लो पीएच पे काम नहीं कर पाते। तो जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया है, वो पैथोजन जो है उसके एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे और वो कुछ न्यू चीज या न्यू ऑर्गेनिज्म बना नहीं पाएगा, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टाइप का फिजिकल बैरियर मैंने आपको मेंशन किया, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, म्यूकस सिक्रीटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस बनाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब वो जो म्यूकस होता है स्लाइमी होता है, काफी ज्यादा स्टिकी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं। तो जब भी वो उस म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, एंट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो आगे एंटर फर्दर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट फिजिकल बैरियर में एक और मेंशन करना चाहती हूँ, जिसे बोला जाता है सीलिया। तो सीलिया क्या होते हैं? बहुत हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या करते हैं? सीलिया जो है इनका, क्योंकि जैसे हमें फ्लैजिला का पता है, इनकी प्रोपेलिंग मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? प्रोपेल करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं। तो अगर ये सीलिया है किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे, तो ये सीलिया जो होंगे कभी इधर मूव कर रहे हैं, कभी उधर मूव कर रहे हैं। इनकी ऐसी मूवमेंट की वजह से ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रश की तरह इधर से उधर घूमते रहेंगे और आगे की साइड ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, उनका ट्रांसपोर्ट आगे नहीं हो पाएगा। एक और एग्जांपल अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करें तो टीयर। टीयर कौन प्रोड्यूस करता है? हमारी आईज के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टीयर्स। अब टीयर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारी एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो इसके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम इज बेसिकली द एंजाइम which has the ability to rupture the cell wall of bacteria। तो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, लेक्टोफेरिन प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं, पैथोजन को मारने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी फिजिकल बैरियर्स की इनेट इम्यूनिटी में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केमिकल्स के बारे में। तो केमिकल मीडिएटर्स के बारे में हम बात करेंगे। केमिकल मीडिएटर्स, तो जरूरी नहीं है कि फिजिकल बैरियर से पैथोजन बच जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम बच जाती है हमारी बॉडी की, पैथोजन एंटर नहीं कर पाता है। बट अगर वो एंटर कर गया तब क्या होगा? तो उसके लिए केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पैथोजन को। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं तो इसमें एग्जांपल आता है जिसे बोला जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? आपको पता होगा कि बैक्टीरिया का या किसी भी पैथोजन के किसी भी सेल के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं जिन्हें हम एंटीजेंस बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो पैटर्न होता है, वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के सरफेस पे जो भी पैटर्न मिला है उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और जब वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो वो जो केमिकल मीडिएटर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं, वो जाके ब्लड में सर्कुलेट होंगे और WBCs को सिग्नल दे देंगे कि कोई पैथोजन एंटर कर चुका है। ठीक है,
तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स आते हैं, केमिकल मीडिएटर्स के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा साइटोकाइंस आते हैं, ये क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स नाम के भी सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अब इन सब का क्या काम होता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो क्या है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स है या सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं जो लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। सो ऑल द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर ऑफ द बॉडी एंड वहां से सिंथेसाइज होने के बाद ये पूरे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। तो जब ये पूरे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट किसे कर रहे हैं कि जो भी अटैक है, पैथोजन जो भी चीजें सिक्रीट कर रहा है उस चीज को, उस प्रोटीन्स को और ज्यादा अमाउंट में बढ़ा देंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे उसके सब्सटेंसेस को। वो सब्सटेंसेस जब इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी में तो फिर ब्लड के थ्रू WBCs के पास सिग्नल जाएगा कि ऐसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटर कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उन्हें उन पैथोजेंस को किल करने की कोशिश करेगी। पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स का भी मैं आपको बता दूंगी, पहले हम साइटोकाइंस डिस्कस कर लेते हैं। तो साइटोकाइंस क्या होते हैं? साइटोकाइंस भी सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा कम होता है। सो दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट and these are soluble proteins which are required for both the innate and acquired immunity। दोनों में काम आते हैं ये साइटोकाइंस। साइटोकाइंस का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा उसमें आता है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स एक टाइप के साइटोकाइंस होते हैं जो कब बनते हैं? वायरस के इन्फेक्शन होने पे। तो जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तब जाके इंटरफेरॉन्स बनते हैं जो आसपास के सेल्स को ये सिग्नल देते हैं कि वायरस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है। दूसरे टाइप के साइटोकाइंस अगर हम डिस्कस करें तो उन्हें बोला जाता है कीमोकाइंस। कीमोकाइंस ये क्या होते हैं? स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर होता है और ये क्या करते हैं? WBCs की माइग्रेशन के लिए सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, तो WBCs को किस लोकेशन में जाके काम करना है, कहाँ पे पैथोजन एंटर करा है, उसके लिए जो केमिकल सिग्नल भेजेंगे वो कीमोकाइंस होते हैं। आई होप कि आपको केमिकल मीडिएटर्स वाला टॉपिक समझ आ गया हो। अब हम ब्रीफली पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। अब ये जो पैटर्न होता है जिसे वो रिकॉग्नाइज करते हैं उसे बोला जाता है PAMP। PAMP का मतलब क्या होता है? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो पैथोजन के साथ जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनका पैटर्न किस तरीके का है, उनके सरफेस के ऊपर इसे रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। अगर हम एग्जांपल लें इसका, तो इसका एग्जांपल है ह्यूमंस के अंदर, बता रही हूँ मैं, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल का एग्जांपल बता रही हूँ। तो ह्यूमंस के अंदर कुछ प्रोटीन, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है TLRs, टॉल लाइक रिसेप्टर्स। टॉल लाइक रिसेप्टर्स। मैंने बताया पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे तो रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ उनके पास रिसेप्शन के लिए कोई एरिया होना चाहिए, तो ज्यादातर रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्हें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो हैं इनका कोई एग्जाम्पल है TLR4। ये सिग्नल भेजता है इन दी प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेकेराइड, जिसे LPS बोलते हैं। तो अगर इसे बैक्टीरिया का लाइपोपॉलीसेकेराइड मिलता है तो ये सिग्नल भेजेगा WBCs को, यानी इसने रिकॉग्नाइज कर लिया उसके पैटर्न को। अब LPS मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, यानी मेनली बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर होता है, तो इसीलिए ये इसकी रिकॉग्निशन में हेल्प करेंगे और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करेंगे। अब ये जो TLR फैमिली होती है प्रोटीन्स की, ये क्या करती है? इनके अंदर एक मोटिफ होता है, उस मोटिफ को क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं LRR मोटिफ,
ल्यूसीन रिच रिपीट्स, ये हमने एक दो क्लासेस पहले पढ़ा था कि ल्यूसीन रिच रिपीट्स जो होती है कुछ पर्टिकुलर रिकॉग्निशन एरिया होता है, ठीक है। तो ये जो फैमिली है प्रोटीन्स की, TLR जो है, इनकी जो फैमिली है, इनके अंदर LRR मोटिफ होता है और एक साइटोप्लाज्मिक टेल होती है जो उन्हें हेल्प करती है लाइगेंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, यानी उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए और आगे कोई सिग्नलिंग पाथवे जो है उसे इनिशिएट करने के लिए। आई होप कि आपको पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स के बारे में भी समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने फिजिकल और केमिकल बैरियर के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेलुलर डिफेंस के बारे में। कौन से ऐसे सेल्स हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेलुलर डिफेंस में हेल्प करते हैं। तो सेलुलर डिफेंस के लिए जो भी मेन सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं WBCs। अब WBCs के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। ये क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफाजेस हैं, मैक्रोफाजेस, मोनोसाइट्स हैं। तो जब इन सब का रोल आ जाता है इम्यूनिटी में, तो उस टाइप के डिफेंस को जो बॉडी कर रही है उसे सेलुलर डिफेंस बोलते हैं। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं ये सब एक प्रोसेस करते हैं जो कि इन सब में कॉमन है, उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर फॉरेन एलिमेंट को या फिर पैथोजन को ईट कर देंगे, ठीक है, उन्हें खा जाते हैं ये, तो इसीलिए फैगोसाइटोसिस टर्म यहाँ यूज की जाती है। अब ये जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस हो रही है ये दो तरीके से उस पर्टिकुलर पैथोजन को मारती है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, यानी ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग मैकेनिज्म, तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। एक होती है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्लस का मतलब प्रेजेंट है और माइनस का मतलब एब्सेंट है। तो फैगोसाइटोसिस जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो वहां रेस्पिरेटरी बर्स्ट होता है, यानी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ जाती है। उस ऑक्सीजन के हाई अमाउंट होने की वजह से जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनकी एक्टिवेशन होगी, तो फैगोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट सिक्रीट करना शुरू कर देंगे, जैसे कि ऑक्सीजन रेडिकल्स बनाना शुरू कर देंगे, जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन को मार देगा, क्योंकि उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। समझ आया? तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो एक्टिवेशन होगा फैगोसाइट्स का, फैगोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होंगे जैसे ऑक्सीजन रेडिकल्स, और वो रेडिकल्स जो होंगे उनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर माइक्रोब मर जाता है। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस वाला मैकेनिज्म है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स या कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लाइसोजाइम बताया था, ठीक है। तो लाइसोजाइम जैसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जिसे डिफेंसेंस बोलते हैं, डिफेंसेंस, इनका सिक्रीशन होगा। अब ये सब जो होते हैं ये कुछ ऐसे एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर डिग्रेडेटिव एक्टिविटी होती है। डिग्रेडेटिव एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये डिग्रेडेशन कर देंगे उस पर्टिकुलर पैथोजन की, एंड दिस डिग्रेडेशन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन एट ऑल, ठीक है। तो सेलुलर डिफेंस भी आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब लास्ट डिफेंस जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन्फ्लेमेटरी बैरियर, अब इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज कर रही है, पैथोजन की किलिंग में कैसे हेल्प कर रही है। तो इन्फ्लेमेशन में होता क्या है, स्वेलिंग होती है। तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, पेन होती है, रेडनेस हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, इसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है जिसे एडेमा बोलते हैं, तो स्वेलिंग हो रही है। इसके अलावा हीट प्रोड्यूस होती है एक पर्टिकुलर एरिया में। अब ये पूरा जो इन्फ्लेमेशन वाली चीज हो रही है ये किस वजह से होती है, तो क्या होता है कि जो भी हमारे वस्कुलर सिस्टम है हमारी बॉडी का, यानी जो भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो होंगी उनका डायमीटर इंक्रीज होना शुरू कर देता है।
जैसे ही कि कोई पैथोजन मिलेगा तो ब्लड वेसल्स का डायामीटर इंक्रीज होगा, ब्लड वेसल्स का डायामीटर इंक्रीज होगा। अब डायामीटर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो जब बढ़ गया तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी एक पर्टिकुलर एरिया में और रेडनेस हो जाएगी, हीट और रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं वो परमिएबल हो जाती हैं टू फ्लूइड, परमिएबल टू फ्लूइड। तो फ्लूइड के जब वो परमिएबल हो जाएंगी तो क्या होगा, वाटर का एक्यूमुलेशन होगा, या कुछ भी जो फ्लूइड है, लिम्फ भी हो सकता है, उसका एक्यूमुलेशन होगा। जब उसका एक्यूमुलेशन होगा तो वहां पे एडिमा होगा, यानी स्वेलिंग होगी, ठीक है। जब स्वेलिंग हो गई तो वहां पे क्या होगा कि कुछ सेल्स जो है, सेल एडहेशन प्रोटीन्स जो है, वो हेल्प करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में WBCs की अटैचमेंट में। तो WBCs अटैच होना शुरू हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे कोई चीज काटती है तो वहां पे रेडनेस हो जाती है, तो वहां पे यही चीज हो रही है, इन्फ्लेमेशन वाली प्रोसेस हो रही है, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी तो WBCs इजिली आके वहां माइग्रेट कर सकते हैं क्योंकि एरिया बढ़ गया है, ठीक है। तो WBCs जब वहां पे आ जाते हैं तो वो लड़ते हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन के, ठीक है। जब वो उससे लड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उस टाइम डेड बॉडीज बनेंगी कुछ WBCs की, जिससे पस फॉर्मेशन होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो WBCs अटैच हो जाएंगे। अब WBCs को अगर और आर्मी को बुलाना है, और WBCs को बुलाना है, तो उसके लिए क्या करेगा, तो उसके लिए कुछ सिग्नल्स भेजेगा जिन्हें कीमोकाइंस बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। तो कीमोकाइंस जैसे सिग्नल्स भेजता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी WBCs काम कर रहे हैं। अब वो कीमोकाइंस और ज्यादा मैक्रोफेजेस को बुलाएंगे, न्यूट्रोफिल्स को बुलाएंगे। सबसे पहले याद रखना, न्यूट्रोफिल्स आके अटैच होते हैं। तो जब न्यूट्रोफिल्स अटैच हो गए तो वो कीमोकाइन सिक्रीट करेंगे और डिफरेंट टाइप के WBCs को बुलाएंगे, जैसे मैक्रोफाजेस वगैरह को बुलाएंगे। जब उनको उन्होंने बुला लिया तो उसके बाद क्या होगा, वहां पे एक चीज होती है जिसका आपको हमेशा याद रखना है कि वहां पे जो भी एंटीजेंस हैं, WBCs क्या करेंगे कि उस एरिया में जहां पे भी रेडनेस हुई है, उस एरिया में जो भी एंटीजेंस हैं, उन एंटीजेंस को पकड़ के, एंटीजेंस क्या होंगे, कुछ प्रोटीन है जो बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो उन एंटीजेंस को वो पिक कर लेते हैं। एंटीजेंस को पिक करके कहाँ भेजेंगे, लिम्फ नोड्स में भेजते हैं। लिम्फ नोड्स जो कि एक टाइप का लिम्फॉइड ऑर्गन है, वहां पे भेजेंगे। और जब वहां पे चला गया वो एंटीजन तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एंटीजन के स्पेसिफिक ही एंटीबॉडी बनती है तो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी और एंटीबॉडीज फिर उस पर्टिकुलर एरिया में भेज दी जाएंगी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज याद रखना है कि जो भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो होता है कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स या उसके कुछ मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करते हैं, जिन्हें हिस्टामीन बोलते हैं, सुना होगा, हिस्टामीन है, काइनिन्स हैं, ऐसे प्रोटीन्स जो होते हैं, इनकी प्रेजेंस की वजह से इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता है, ठीक है। यही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब जब ये आ जाएंगे हिस्टामीन और काइनिन, ये क्या करेंगे, ये हैं बेसिकली जो कॉज कर रहे हैं ब्लड वेसल्स के डायमीटर का इंक्रीज, ठीक है। तो इनकी वजह से ही ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, यानी वेसोडाइलेशन हो रहा है, वेसल्स का डायलेशन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और ज्यादा से ज्यादा WBCs आना शुरू होंगे। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है जब तक उस पर्टिकुलर एरिया के सारे पैथोजेंस को किल नहीं कर दिया गया। आई होप कि आपको आज की वीडियो में इनेट इम्यूनिटी के बारे में कुछ चीज समझ आई हो, थोड़ी भी समझ आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे आने वाली वीडियोज में हम पढ़ने वाले हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना ताकि मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू सो मच।